मूवी की स्टार्टिंग में हम सोनियान को देखते हैं और यहाँ पर नियान डॉक्टर के साथ पे होती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे वार्न कर रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी ऑपरेशंस कंटिन्यू करवा कर रखना, वरना वो दिन आ जाएगा जहाँ पर तुम्हारे पास जीने के लिए कोई और दिन नहीं बचेगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नियान को कैंसर है और वो अपने लास्ट स्टेज पर है और वो अब ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो सकती, बहुत जल्दी वो मरने वाली है। यहाँ पे नियान अपने घर से पैसे लेकर जा रही थी, जहाँ पे वो कह रही थी कि मेरी पूरी लाइफ ऑपरेशन के पैसे जमा करने के बदले मेरी ही ग्रेवयार्ड के पैसे जमा करने में निकल गए हैं। पीछे से उसकी सिस्टर आ जाती है जो उसे सीधे से धक्का मारकर बोलने लगती है कि तुम हमारे घर के पैसे लेकर कहाँ भाग रही हो। नियान उसे कहने लगती कि मेरे पैसे, मुझ पर विश्वास करो, लेकिन यहाँ पर उसकी सिस्टर सभी घर वालों को बुला देती है। तो फिर उसका भाई बोलने लगता है कि तुम क्या मरने जा रही हो जितने सारे पैसे लेकर जा रही हो। नियान ने हाँ कह देती है और बोलते कि मुझे कैंसर है, लेकिन उसके घर वालों को उस पर विश्वास ही नहीं होता। और उसकी मम्मा भी उस पर चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि तुम जैसी बच्ची को तो मुझे ऑर्फनेज से वापस लाना ही नहीं चाहिए था। जब से तुम लाइफ में आए हो तब से हम सबकी लाइफ खराब हो चुकी है। गुस्से में आकर उसके डैड भी उसे घर से निकाल देते हैं। यहाँ पर नियान जा रही होती है तो उसे मिस्टर गू के असिस्टेंट का कॉल आता है, लेकिन इतनी भी देर में एक वैन आती है जो उसे किडनैप कर लेती है और मिस्टर गू उसे बचाने के लिए आ जाता है, जहाँ पर रात अंधेरे में उसे कोई मारकर छोड़ गया था। यहाँ पर मिस्टर गू से माफी मांगने लगती है। मिस्टर गू उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे तो भी चलेगा। नियान यहाँ पर बोलने लगती है कि आप तो मुझे मेरी फैमिली मेंबर से भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। और यहाँ पर मिस्टर गू और उसे सोने से मना करता है, क्योंकि अगर सो गई तो उसका जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। यहाँ पर नियान बेहोश हो जाती है, जहाँ पर उसकी नींद खुलती है तो वो अपने घर पर होती है और तो अपनी लाइफ में वापस आ गई होती है, वो भी 18 साल की उम्र में। यहाँ पर उसके सभी फैमिली मेंबर्स उस पर चिल्ला रहे थे और यहाँ पर धीरे धीरे नियान को समझ आने लगता है कि लाइफ ने उसे एक और बार मौका दिया है। फिर उसे याद आता है कि यही वो दिन है जहाँ पर 3 दिन तक मेरे घर वालों ने मुझे न खाना दिया था और न ही पानी, जिसकी वजह से मेरे पेट में वो कैंसर डेवलप होने लगा था। यहाँ पर उसकी माम चिल्ला कर उसे कह रही थी अपनी बहन से माफी मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर नियान खड़ी हो जाती है और कहने लगती है माफी, मैं क्यों माफी मांगू, ये माफी लेने के लायक है ही नहीं। उसके बाद में उसका बड़ा भाई आगे बढ़ता है जो उसे थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर नियान फ्लावर वास उठाकर उसके ऊपर ही फेंक देती है और तो वो उसके सिस्टर का गला भी पकड़ लेती है और उसकी मॉम को आगे आने से मना करती है और बोलने लगती है कि तुम लोग ने मुझे अडॉप्ट क्या कर लिया, तुम सोचते कि मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी, हर बार तुम लोग ने मुझे नौकरों जैसे ट्रीट किया है। यहाँ पर उसकी बहन बोलने लगती है कि अगर तुम ऐसा करती है तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, और वो बेचारी बोली बन रही थी तो नियान सामने से खुद ब खुद बोल देती है कि मैं आज अभी के अभी इस घर के साथ मैंने सारे रिलेशन तोड़ रही हूँ, और वहाँ से वो चली जाती है। इतने में वहाँ पर उन सबकी बड़ी बहन आ जाती है जो उन सबसे पूछने लगती है कि आखिर घर की हालत क्या बना रखी है। यहाँ पर उसकी छोटी बहनों से सारी बातें बताने लगती है। यहाँ पर बाद में उसकी बड़ी बहन बोलने लगती है कि बाहर तेज बारिश हो रही है, रात होते ही वो घर पर अपने आप पैरों पर चलते हुए आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर नियान बारिश में जाने वाली थी, लेकिन पीछे से एक लड़का उसे रोक देता है और वो कोई नहीं बल्कि मिस्टर गू ही होता है। यहाँ पर नियान मिस्टर गू को देखकर समझ जाती है कि वो वही इंसान है जिसने मरते हुए मेरी जान बचाने की कोशिश की थी। यहाँ पर बाद में वो उसे उसका अम्ब्रेला देकर जाने लगता है, जहाँ पर नियान सोच में आ जाती है और ठान लेती है कि मैं इसे थैंक यू तो बोलकर ही रहूंगी। दूसरा यहाँ पर मिस्टर गू का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि जिस ऑर्फनेज में आप थे उस ऑर्फनेज को टूटे हुए 5 साल हो गए हैं और हमें वहाँ से कुछ भी नहीं पता लग पाया है सिवाय इस ब्रेसलेट के, और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर गू एक लड़की को चॉकलेट्स दे रहे थे और उन्होंने उसका एक ब्रेसलेट का पार्ट ले लिया था और कहा था कि मैं वापस तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, मुझे कभी भी मत भूलना। और दूसरी ओर हम यहाँ पर नियान के बैग में भी सेम ब्रेसलेट का हुआ देखते हैं। दूसरी ओर नियान मिलने चली जाती है अपनी फ्रेंड मिनी से और वो लेबोरेटरी में होते हैं, जहाँ पर नियान को पास का सीन आता है और अपने पास्ट लाइफ का, जहाँ पर उसकी मॉम उसे साइंटिस्ट लेबोरेटरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है और तो उस गुस्से में आकर उसका फोन भी तोड़ देती है। लेकिन नियान और मिनी इस बार फिक्स कर लेते हैं कि वो लोग उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट तो कर ही रहेंगे। दूसरा उनकी सबसे बड़ी बहन शीन होती है हमारी नियान के रूम में
और यहाँ पर वो नियान के सर्टिफिकेट्स देख रही थी, जहाँ पर वो मेड उसे बताने लगती है कि इस पूरे घर में नियान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। आज तक मैंने इतनी इंटेलिजेंट बच्चे को कभी नहीं देखा। यहाँ पर बाद में वो एक बॉक्स देखती जिसमें एक्सपायर्ड ब्रेड्स होते हैं, तो वो मेड से पूछते कि आखिर ये सारी चीजें यहाँ पर क्यों है। तो वो मेड उसे इमोशनल होते हुए बताने लगती है कि बड़ी मैडम नियान को कभी भी टाइम से खाना नहीं देती थी, और तो नियान कुछ भी खाने जाए तो वो उस पर चिल्ला उठती थी, बिना परमिशन के तो वो कुछ खा भी नहीं सकती थी, और ये वो एक्सपायर फूड लेकर जाती थी अपने स्कूल में अपना लंच समझकर। यहाँ पर बाद में वो उससे पूछने लगती है कि नियान के कपड़ों का क्या हुआ। तो फिर मेड बताने लगते कि मैडम के तो कपड़े ही नहीं है, उनके पास तो बस 2 जोड़े कपड़े हैं, एक वो जो रोज पहना करती थी और दूसरा जो आपने उन्हें गिफ्ट किया था। जो आपने उन्हें गिफ्ट किया था वो उसने अभी तक पहना भी नहीं है, उसने अपने स्पेशल ओकेजन के लिए संभाल कर रखा है। यहाँ पर फिर बाद में शीन को वो पास्ट का टाइम याद आने लगता है, जहाँ पर बर्थडे होता है उसकी छोटी बहन का, और तो और यहाँ पर सभी लोग उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाए थे और सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन इस सेलिब्रेशन में कोई भी नियान को इंक्लूड ही नहीं कर रहा था। यहाँ पर सभी लोग चले जाते तो बेचारी नियान बचा कुचा केक खाने के लिए जाती है। इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है जो उसे बर्थडे गिफ्ट देती है। यहाँ पर नियान वो गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे एकदम संभाल कर रखती है। यहाँ पर शीन कहने लगती कि वो इतनी अच्छी प्यारी और बच्ची थी, लेकिन कभी भी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर मेड उसे उसकी डायरी दे देती है और कहने लगती कि नियान अपनी डायरी में डे 1 से सारी चीजें लिखते हुए आई है। फिर बाद में शीन यहाँ पर अपने ऑफिस में बैठी होती है, जहाँ पर वो उस डायरी को देखती है और पढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ पर तो नियान ने शीन के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। वो कहने लगते कि मैं यहाँ पर मेरी फैमिली में पहली बार आई हूँ, जहाँ पर सभी लोग कितने अच्छे हैं और वो लोग बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं और वो लोग अपनी वर्क लाइफ में बहुत प्रोफेशनल है। मुझे मेरी सबसे बड़ी बहन शीन बहुत पसंद है, मैं फ्यूचर में जाकर उसके जैसा बनना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया, भले मेरा बर्थडे नहीं था और मैं भी उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बट मैं एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, जहाँ मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा और मैं इस गोल्ड को एक्सचेंज करवा कर उनके लिए गोल्ड का ब्रेसलेट ले लूंगी। यहाँ पर शीन को पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ पर एक बार नियान आकर उसे गोल्ड का ब्रेसलेट दे रही थी, लेकिन शीन ने उस ब्रेसलेट को ना कह दिया और कहा कि मैं सिर्फ डायमंड और प्लैटिनम पहनती हूँ। फिर आगे भी लिखा होता है कि पहले मेरी बड़ी बहन ने उस ब्रेसलेट को रिजेक्ट कर लिया क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड्स जो है, मैं भी एक दिन उनके जैसा बनना चाहती हूँ। वो हमारी कंपनी की CEO है और एकदम बहुत ज्यादा लिबरेटेड वुमेन है। यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़कर शीन तो रोने ही लगती है और वो ठान लेती है कि वो नियान को तो इस बार ढूंढ कर ही रहेगी। दूसरा यहाँ पर नियान और मिनी का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो सफल हो जाता है, तो फिर जाकर वो लोग अपने प्रोफेसर को बता देते हैं। यहाँ पर उनका प्रोफेसर कहने लगता है कि मिस्टर गो की कंपनी इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहती है। यहाँ पर नियान कहने लगती है कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी उन्हें क्यों दूं। फिर वो बताने लगते कि मिस्टर गो मेरा स्टूडेंट रह चुका है और तुम टेंशन मत लो, इसके बदले तुम्हारा जितना भी रेट होगा वो तुम्हें देने के लिए रेडी है। ये रेट को तुम ऐसी रिश्वत मत समझो, ये तुम्हारी मेहनत का फल है और तो वो तुम्हें तुम्हारी टेक्नोलॉजी में शायद से यूज भी करेंगे। ये सारी बातें सुनकर मिनी और नियान बहुत खुश हो जाती है। दूसरे यहाँ पर शीन होती है जो नियान के बारे में सोच रही थी कि अभी तक वो घर पर नहीं आई और ना ही उसे कुछ खबर हमें पहुंची है। यहाँ पर उसका भाई बोलने लगता है कि जाने दो ना, कहीं पर भी होगी उसे हमें क्या करना है। शीन उस पर चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है कि ठीक अगर इसी तरह हम तुम्हारी फिक्र ना करें तो। यहाँ से तंग आकर उसका भाई उठ जाता है तो उसे वो पर्पल कलर का ब्रेसलेट दिख जाता है। फिर शीन उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ये ब्रेसलेट तुमने चुराया था और तो और तुमने इंजाम लगा दिया था नियान पे। तुम्हें पता है इसकी वजह से नियान को 3 दिन तक ना खाना मिला था ना पानी और उसे रूम में लॉक कर दिया गया था। यहाँ पर उसका भाई बोलता है कि छोड़ो ना, इससे हमें क्या फर्क मिलता है। यहाँ पर उसकी बहन उसे मारने ही वाली थी। इतने में असिस्टेंट आकर उसे कहने लगता है कि नियान का पता चल गया है। नियान यहाँ से अपने स्कूल से बाहर निकल रही थी तो फिर यहाँ पर उसकी बड़ी बहन शीन और भाई आ जाता है और उसका भाई उसे देखते ही कहने लगता है कि देख रही हो कैसे कपड़े पहनी है, ये तो कितनी गंदी है। यहाँ पर शीन उसे कहने लगती है कि इसकी बातों को मत सुनो, मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पर नियान उसके साथ जाने से मना कर देती है और बोलती है कि आपने सुना नहीं, बड़े भाई ने क्या कहा कि मैं गंदी हूँ तो मुझे आपके साथ नहीं जाना चाहिए, ऐसे भी वो मेरा घर नहीं है। यहाँ पर शीन उसे समझाने लगती है, लेकिन इतने में ही नियान को चक्कर आने लगता है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाती है और सभी लोगों से लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। डॉक्टर यहाँ पर गुस्से में शीन से कहने लगते हैं कि उसे माल न्यूट्रिशन हो गया है, यानी कि उसे
खाना पीना सही से नहीं दिया जा रहा, तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम्हें खाने पीने की कमी होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके पेट में जो कैंसर है वो बढ़ता जाएगा और उसकी लाइफ कम होती जाएगी। यहाँ पर वो भैया बोलने लगता है कि तुम हमसे झूठ मत बोलो, हमें पता है तुम भी उसके साथ मिले हुए हो पैसे कमाने के लिए। डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो उस बंदे पे चिल्ला देते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम लोगों से क्यों झूठ बोलूंगा, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। और डॉक्टर गुस्सा होकर चले जाते हैं। फिर बाद में नियान वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर शीन उसके साथ घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन नियान यहाँ पर उसे कहने लगती कि नहीं, मैं आपके साथ घर नहीं जाना चाहती। आपने अपने भाई के लफ्जों को तो सुन ही लिया होगा, मुझे ऑर्फनेज से उठाया गया है और क्या पता मुझ में कोई डिजीज या इन्फेक्शन हो, इस वजह से घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अगर मैं तुम्हारे साथ घर चली गई तो तुम लोग मुझे लाइफ टाइम उस पिंजरे में कैद करके रख दोगे। शीनो से कहने लगते कि मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारे भाई ने बस बोलने के लिए बोला है, वो एक भी चीज को मीन नहीं करता। यहाँ पर नियान कहने लगती है कि वो सारी चीजों को मीन करता है, आप उसे जानती नहीं हो, बचपन से लेके अब तक उसे सारी चीजें मिली है और उसे स्पॉइल कर दिया गया है, लेकिन मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ पर वो बोलने लगती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो फिर शीनू से उसे आखिरी मौका देने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर नियान उसे बोल देती है कि ठीक है, अगर आप चाहती हो कि मैं आपके साथ घर चलूँ तो मेरे और अपने इस भाई के बीच में चूज करो। यहाँ पर शीन कहने लगती कि प्लीज मेरे लिए डिफिकल्ट मत बनाओ, तो नियान बोलने लगती कि मुझे पता है आप अपने भाई को ही चूज करोगी। और यहाँ से बाद में नियान जाने लगती है जहाँ पर उसका भाई अभी भी उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहा था। शीन गुस्से में आकर उसके भाई को ही थप्पड़ मार देती है और अपना मुंह बंद करने के लिए बोलती है। दूसरा यहाँ पर नियान और मिनी चले जाते हैं उनके स्कूल में, जहाँ पर उन्हें उनका फर्स्ट डिपॉजिट चेक मिलता है जो होता है 30,000 का। वो लोग इस चेक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं और ठीक उसी समय दूसरे लिफ्ट से मिस्टर गू आ जाता है और वो प्रोफेसर से मिलने लगता है। यहाँ पर वो उस बैग को देखता है जिसपे वो ब्रेसलेट बंधा हुआ था फ्लावर वाला, तो वो पूछने लगता है ये किसका है, तो प्रोफेसर बताने लगते हैं कि वो उसी लड़की का है जिसने इस टेक्नोलॉजी को इस दुनिया में लाया है और वो पहले ऑर्फनेज थी जहाँ पर उसके घर वाले जिंदा नहीं थे, लेकिन जियांग फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया। लेकिन पता चला वो अपनी खुद की फैमिली से सारे रिलेशन तोड़ रही है क्योंकि वो लोग उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते। दूसरा यहाँ पर शीन घर पर आ जाती है जहाँ सभी लोग काम में बिजी होते हैं और उसकी मामा पनिशमेंट सुनाना शुरू कर देती है नियान के लिए। शीन उसे ऊपर देखने के लिए कहती है और बोलती है कि नियान हमारे साथ नहीं है, उसने लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ रिलेशन तोड़ दिया। उसकी मम्मा बोलने लगती है कि अच्छा हुआ, ऐसे भी वो हमारे घर के सारे पैसे खा जाती थी और हमें रिटर्न कुछ नहीं देती थी। फिर यहाँ पर इसके बाद में शीन उनके मुंह पर पैसे फेंकती है और बोलती है कि ये देखो, ये नियान ने पैसे दिए हैं जो आपने उसके खाली फर्स्ट ईयर में दिए थे। उसके बाद से वो बेचारी सारे के सारे एक्सपेंसेस खुद से देखती आ रही है। यहाँ पर उसकी मम बोलने लगती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अपने डैड से पूछ लो, वो उसे पैसे दिया करते थे। उसका डैड कहने लगता है नहीं तो मैं तो कंपनी के काम से बिजी था। फिर वो लोग उसके बड़े भाई से पूछते वो बोलने लगता है कि मैं तो मेरी छोटी बहन का एक्सपेंसेस देखता हूँ, मैं यहाँ पर नियान का एक्सपेंसेस कैसे देख सकता हूँ। और इन सब को तभी पता चलता है कि नियान को तो असल में पैसे मिलते ही नहीं थे। तो वहाँ पर डैड सोचने लगते कि बेचारी 500 रुपीज में पूरा 8 मंथ्स कैसे निकालती थी। फिर बाद में उसकी मम बोलने लगती है कि क्या पता घर से चोरी करती हो, उसका काम ही यही है। और यहाँ पर वो लोग उसके बारे में बुराइयां करने लगते हैं। शीन यहाँ पर अपनी मॉम को चिल्लाते हुए बोलती है कि कभी भी उसने घर से पैसे चोरी नहीं किए, उससे अपनी ट्यूशन की फीस साथ साथ स्कूल की फीस अपने कंपटीशन में जीते हुए पैसे से की है। आप उसके एक बार रूम में तो जाके देखिए कितने सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं। यहाँ पर उसकी मॉम को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर शीन मन में बोलती कि अब मैं समझू नियान वापस घर क्यों नहीं आना चाहती थी। दूसरा नियान ने अपना खुद का घर खरीद लिया होता है और यहाँ पर वो और मिनी बैठे होते हैं, जहाँ पर वो न्यूज देख रहे थे तो उसमें न्यू डिजीज के बारे में बताया जा रहा था और नियान को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद आता है और इसे इस डिजीज का क्या पता होता है। तो वो दोनों लैब में चले जाते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढ निकालते हैं और जाते ही अपने प्रोफेसर को बता देते हैं। प्रोफेसर कहने लगते हैं कि मिस्टर गू तुम्हारे इस रिसर्च से बहुत खुश होंगे। दूसरा उनका असिस्टेंट मिस्टर गू के पास चला जाता है वो रिसर्च वाले सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। यहाँ पर फिर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी लोग ऑर्फनेज में खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर गू के साथ कोई नहीं खेल रहा था। तो फिर वहाँ पर वो छोटी सी बच्ची आ जाती है जो उसे कहती है कि तुम मेरे अदर हाफ हो और तुम मेरे साथ हमेशा
हमेशा खेलोगे और हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और तो वो लोग यहाँ पर सीनियन को कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं क्योंकि उसे जॉब मिली होती है। यहाँ पर उसकी माँ बोलने लगती है कि भले मेरी बेटी ग्रेजुएटेड नहीं है लेकिन उसे गो की कंपनी से ऑफर आया है काम करने का, देख रहे हो मेरी बेटी कितनी लकी है। यहाँ पर शीन बेचारी थोड़ी सी उदास होती है क्योंकि वो सोनियान के बारे में सोच रही होती है। इतनी में देर में वहाँ पर सोनियान आ जाती है, जहाँ पर वो उनसे कहने लगती है कि इस घर में मेरा एक ऑफर लेटर आया होगा। उसकी माम कहने लगती है कि वो तुम सोनियान के लिए नहीं मेरी बेटी सीनियान के लिए आया है। यहाँ पर सीनियान बोलने लगती है कि हाँ तुम हमेशा मेरी चीजें क्यों चुराती हो। फिर यहाँ पर नियान उनके डाउट्स क्लियर करती है और बोलने लगती है कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी भी नहीं है और वो ऑफर लेटर मेरा है, भले मैं ऑर्फनेज से, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। यहाँ पर उसकी मामा से ताने मारने लगती है, सुनाने लगती है और बोलते कि आखिर तुम कब हमारा पीछा छोड़ोगी, पहले अपने बड़े भाई को फ्लावर वास से मारा और अब अपनी सिस्टर को बुली करने आ रही हो, कम से कम अब तो यहाँ पर बंद कर दो ये सारी चीजें करना। यहाँ पर नियान उस ऑफर लेटर को मांगने लगती है लेकिन उसकी मामू से ना कह देती है और बोलती कि वो मेरी बेटी का है। दूसरा यहाँ पर मीरा के बोलने लगती है कि मैं सगो खुद ब खुद यहाँ पर आया है। फिर बाद में सगो यहाँ पर उसके डैड से मिलते हैं और वो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और उसकी मॉम यहाँ पर सीनियन को आगे बुला देती है, जहाँ पर मिसगू बोलने लगते हैं कि आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, हमारे इंडस्ट्री में इस टैलेंट की बहुत कमी है, इसलिए हम उसे अच्छे से रखेंगे। यहाँ पर बाप ने वो उसे कहने लगता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पर सीनियन के नहीं बल्कि सोनियन के लिए आया हूँ। यहाँ पर बाप में सोनियन आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ पर वो उसे देखता तो समझ जाता है कि वो तो वही है जिसने मुझे अम्ब्रेला दिया था और वो सोचने लगता है कि ये तो हमारी डेस्टिनी है कि हम इतनी बार बार मिलते रह रहे हैं। यहाँ पर वो उसे बचपन का कोड वर्ड ऑल इज वेल बोलता है लेकिन न्यान को कुछ याद नहीं आता और वो उसे तांग के बोलने लगती है अम्ब्रेला के लिए। वो समझ जाता है कि अभी उसे कुछ याद नहीं है लेकिन बहुत जल्दी मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। इसके बाद में वो उसे उसका ऑफर लेटर देता है, साथ ही साथ उसकी सैलरी बताता है और उसके लिविंग एक्सपेंसेस भी जो सारी कंपनी पे करने वाली है। ये सारी चीजें सुनकर उसके मॉम डैड और पूरी फैमिली शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर बाद में वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी फैमिली मेंबर से परमिशन लेने की जरूरत है तो तुम बातचीत कर सकती हो, लेकिन यहाँ न्यान साफ साफ बोल देती है कि फैमिली इनमें से कोई भी मेरा फैमिली मेंबर नहीं है। यहाँ पर उसके डैड गुस्सा होकर कहने लगते कि ये बच्ची है, ये थोड़ी सी नखरे करते लेकिन हम इसके फैमिली है, लेकिन न्यान साफ साफ उन्हें अपनी फैमिली मानने से मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर मिस्टर गू भी उनके साथ कॉपरेशन एंड कर देता है और वहाँ से न्यान को लेकर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि कुछ भी करो और सोनियान को अपने घर पर वापस लाओ। फिर बाद में यहाँ पर मन में ही सीनियन बोलने लगती है कि मैं न्यान से तो बदला लेकर ही रहूंगी। फिर यहाँ पर मिस्टर गुन्यान को और उसकी बेस्टी मिनी को लेकर उनके लैबोरेटरी और कंपनी में आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ये पूरी कंपनी देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो इतनी बड़ी जो होती है। इसके बाद में वो लोग अपनी लैबोरेटरी में काम कर रही होती है। मिनी आकर उसे बताने लगती है कि तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आया है। यहाँ पर शीन उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है लेकिन न्यान वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है। तो उसका भाई जैंग बोलने लगता है कि तुम्हारी बड़ी बहन शीन इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आई है, इतना टॉप ब्रांड का, तुम उन्हें मना कर रही हो, अब तुम्हारे पास जॉब आ गया तो तुम हमें ठुकरा रही हो। यहाँ पर न्यान उन्हें साफ साफ कह देती है ना तुमने कभी मुझे पहले गिफ्ट दिया था और ना ही अभी, तुम मुझे नहीं चाहिए तुम सबका ये उपकार और मैं तुम्हारी फैमिली की मेंबर नहीं हूँ, मैं एक ऑर्फन हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जैंग बोलने लगता है शीन को कि देखा मैंने कहा था ना इसमें बहुत ईगो है और सेल्फ रिस्पेक्ट तो बड़ा भरा है, ये हमारी बातों में कभी नहीं आएगी। यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लगती है और उसे वो डायरी दे देती है। जब जैंग घर पर बैठा होता है तो वो उस डायरी को पढ़ता है और यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बार वो सब लोग कैंपिंग के लिए गए थे। नियान ने कहा था कि वेदर खराब होने वाला है लेकिन जैंग उसकी बात सुनता ही नहीं। इतने में यहाँ पर सीनियन का पैर ट्विस्ट हो जाता है तो फिर वो उसे पैकअप करने के लिए बोलता है, जहाँ वो लोग कार लेकर तो चले जाते हैं लेकिन वो लोग नियान को पीछे ही छोड़कर चले जाते हैं। ये बात सुनकर उसका भाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और मन में बोलने लगता है कि उस दिन मेरा कोई इरादा नहीं था, शायद से मैंने ध्यान ही नहीं दिया होगा, लगता है नियान ने मुझे आगे बहुत गाली दी होगी डायरी में। लेकिन नियान ने यहाँ पर उसे कुछ नहीं कहा होता है और लिखा होता है कि हो सकता है मेरे भाई का ध्यान ना हो क्योंकि वो एक डॉक्टर है और पेशेंट की जान बचाना ही उसकी जिम्मेदारी है। और तो यहाँ पर उसने उसके प्रोजेक्ट में भी हेल्प की थी, जहाँ पर उसके भाई ने इस प्रोजेक्ट पेपर्स पर ध्यान नहीं दिए थे और यहाँ पर नियान ने उसके प्रोजेक्ट पर वर्क किया था, जिस वजह से उसका प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया था। और भी आगे की सारी स्टोरीज पढ़कर बेचारे जैंग को नियान के लिए बुरा लगने लगता है और यहाँ पर वो भी डायरी पढ़ते पढ़ते रो देता है। अब हम यहाँ पर उनकी कम्युनिटी की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं मिनी की और तो नियान की और
कह रहे होते हैं कि ये दोनों तो एकदम टॉप बेस्ट क्वालिटी के एम्प्लॉयज है, इनकी वजह से हमारी कंपनी के स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं और हमारी कंपनी कुछ ज़्यादा ही फेमस होती जा रही है। अगर मिस्टर गू यहाँ पर नहीं भी होते तो भी हमारी कंपनी बहुत स्मूथली रन करती और यहाँ पर सभी लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर जी को देखते हैं जो उसका छोटा भाई होता है और तो और वो एक्टर होता है। यहाँ पर उसका मैनेजर उसे सारी बातें बता रहा होता है नियान के बारे में कि नियान इतनी कम उम्र में उस कंपनी की सीईओ बन चुकी है और डायरेक्टर भी। तुम्हें पता भी है इस पोजीशन पे आना कितना मुश्किल है और तो और वो मिस्टर गू के साथ काम कर रही है, यानी कि उसका फ्यूचर और भी ब्राइट होने वाला है। और यहाँ पर उसका मैनेजर तो उनकी तारीफ ही किए जा रहा था, जहाँ पर वो बोलने लगता कि तुम्हें पता नहीं है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने वाले यही लोग होते हैं, इनके बिना हमारा खर्चा चल नहीं सकता। दूसरा जी चला जाता है जैंग के साथ बात करने के लिए। जैंग यहाँ पर बोलने लगता है कि हाँ मैं नियान के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा था। जी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि नियान नियान नियान, जब देखो तब यहाँ पर लोग नियान की बातें किए जा रहे हैं, वो इस घर से जा चुके, अब उसकी बातें करना बंद कर दो। जैंग उस पर चिल्ला उठता है और उसके बारे में बुरी बातें करने से मना कर देता है। जी यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है वो कैसे पैसे चुराया करती थी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैंग यहाँ पर उसे सारी बातें बताता है और इसके बाद में वो उसे डायरी दे देता है पढ़ने के लिए, जहाँ पर जी भी डायरी पढ़ना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर नियान हमें बताने लगती है कि एक बार जी को किसी चीज से एलर्जी हो गई थी, जिस वजह से उसे उसकी पूरी बॉडी में रेड कलर के रैशेस आ गए थे। यहाँ पर नियान फिर उसके रैशेस के बारे में स्टडी करने लगती है और खुद के पैसों से मेड को दवाइयाँ लाने के लिए बोलती है, साथ साथ वो दवाइयाँ बनाने लगती है। यहाँ पर नियान को जी की वजह से भी वो एलर्जीज होने लगी थी। जी यहाँ पर आता है तो उसके हाथ में वो एलर्जी देखता है, जहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है कि तभी मैं सोचूं कि मुझे एलर्जी कहाँ से हो रही है, तुम ऑर्फन से आकर ये सारी डिजीज और इन्फेक्शन मुझ में फैला रही हो। और वो चिल्लाकर अपनी मम्मा को तक बुला देता है। यहाँ पर बाद में जी को समझ आता है कि नियान की बनाई हुई दवा की वजह से उसकी एलर्जी ठीक हुई थी। फिर यहाँ पर नियान एक और इंसिडेंट बताने लगती है, जहाँ पर उस भाई की पहली मूवी रिलीज हुई थी तो नियान ने बहुत सारे टिकट्स परचेज किए थे अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। और तो यहाँ पर उसके क्लास में पूछ से भी थे कि तुम्हारा भाई तो एक्टर है, क्या वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहता है? तो नियान उन्हें कहने लगते कि हाँ मेरा भाई बहुत अच्छा है। नियान यहाँ पर चली जाती है उससे ऑटोग्राफ मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर जी उन सारे फोटोज को फेंक कर बोलता है कि मैं तुम्हें ऑटोग्राफ क्यों दूँ, मैं तुम जैसे लोगों को टच भी नहीं करना चाहता। यहाँ पे ये सारी बुक्स की चीजें पढ़ कर बेचारे जी को रोना आ जाता है और वो समझ जाता है कि ये सारी गलती हमारी ही है, हमें नियान को वापस से घर पर लाना ही होगा। जैंग कहने लगता कि ये पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि हमारे घर में राज चलता है हमारी मम्मा का और हमारी मम्मा को नियान से बहुत तकलीफ है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम नियान को वापस ला सके। दूसरा यहाँ पर नियान लेट नाइट वर्क कर रही होती है, जहाँ पर मिस्टर गो से देख लेते हैं और वो नोटिस करते कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। नियान उसे बताने लगती है कि एक्चुअली मैंने अपना डिनर स्किप कर दिया, इस वजह से मैं काम के चक्कर में चीजें भूल ही गई। तो फिर वो उसे डिनर करने के लिए लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो उसके लिए रूल सेट करता है कि अब दिन में तुम 3 बार प्रॉपर मील खाओगी और वो मील का जो टाइमिंग होगा और तुमने क्या खाया वो सारी चीजें आकर तुम मुझे बताओगी, वरना तुम्हारी मंथली सैलरी में से मैं इतने पैसे डिडक्ट कर दूंगा। नियान यहाँ पर बोलने लगती है कि ये सब तो रूल रेगुलेशन में है ही नहीं। तो फिर मिस्टर गू बोलते हैं कि ये सारे रूल रेगुलेशन मैंने तुम्हारे लिए सेट किए हैं। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर नियान सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में मिस्टर गू ही मुझसे मिलने आए थे, लेकिन वो तो मुझे जानते नहीं थे। तो फिर उसने मुझे क्यों अप्रोच किया? यहाँ पर वो गुस्से पूछने लगती है कि क्या आप मुझे पहले से जानते हो? यहाँ पर मिस्टर गू बताने लगता है तो फाइनली तुम्हें याद आ गया और वो अपना ब्रेसलेट दिखाता है, जहाँ पर नियान भी वो ब्रेसलेट निकालती है और कहने लगती है कि तुम तो वो क्राई बेबी हो। फिर बाद में मिस्टर गू से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे सिटी लेकर चले गए और जब मैं वापस टाउन आया तो सारा का सारा जो भी था ऑर्फन वो इधर का उधर हो चुका था। यहाँ पर नियान से माफी मांगने से मना करती है और बाद में मिस्टर गू बोलने लगते हैं तो क्या तुम अग्री करती हो? नियान बोलती है इसमें अग्री करने वाली कौन सी बात है, मैं तो तुम्हारी बचपन से फ्रेंड हूँ। तो फिर यहाँ पर वो खुश होकर बोलने लगता है तो फाइनली तुम मेरी ब्राइड बनने के लिए रेडी हो गई। नियान उसे कहने लगती कि नहीं अभी तो हम मिले इतने सालों बाद, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। यहाँ पर मिस्टर गू बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, जितना टाइम लेना है तुम ले लो, आराम से सोच समझ कर डिसीजन लेना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करता रहूंगा। दूसरे यहाँ पर नियान सभी गरीबों को कुछ बात चाहिए होती है, इतने में वहाँ पर जैंग, जी और शीन आ जाते हैं, जहाँ पर नियान मिनी से कहती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यहाँ पर जी उससे माफी मांगने लगता है अपनी सारी गलतियों के लिए, लेकिन उसे नियान कह देती है कि इतना सब होने के
के बाद तुम मुझसे माफी मांगने आ रहे हो, क्या पता तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। फिर यहाँ पर जैंग भी उससे माफी मांगता है, लेकिन यहाँ पर न्यान उसकी एक बात नहीं सुनती। जैंग उससे एक अपॉर्चुनिटी मांगता है उसके साथ काम करने की, लेकिन न्यान उसे वो दिन याद दिलाने लगती है जहाँ पर न्यान ने उसके प्रोजेक्ट में हेल्प किया था, बट वो बार बार उसे अपनी कंपनी से बाहर निकालने जा रहा था। और यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है जो उसे कहने लगता है कि आपका प्रपोजल चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पर वो चली जाती है जहाँ पर जी और जैंग शीन से कहने लगता है कि प्लीज तुम रो मत, हम उसे मना लेंगे। शीन बोलने लगती है कि हमें न्यान को थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से उसने हमारी फैमिली में कुछ ज्यादा ही सफर किया है, तो हम उसका वेट करना तो डिजर्व करते ही है। दूसरा यहाँ पर वो लोग घर चले जाते हैं जहाँ पर सीनिया ने बहुत सारी शॉपिंग की थी। तो फिर यहाँ पर शीन पूछने लगती है कि अपनी बहन न्यान के लिए कुछ लिया, तो उसकी मॉम बोलने लगती कि न्यान उसके लिए हम क्यों कुछ दे, उसकी कंपनी ने उसे इतना कुछ देकर रखा है और तुम चाहती हो कि हम उस अनग्रेटफुल लड़की के लिए इतनी सारी चीजें लेकर आए। यहाँ पर बाद में उन दोनों में आपस में झगड़ा होने लगता है जहाँ पे जी, जैंग और शीन उन्हें बताने लगते कि सोनियन अब पहली जैसी नहीं रही, वो बहुत अच्छी है। हम लोगों के सामने उसकी इमेज बस थोड़ी सी खराब है क्योंकि आज तक हमने उसे समझना ही नहीं चाहा। यहाँ पर उसकी मॉम फिर भी उस पर चिल्लाती रहती है। दूसरा यहाँ पर हम न्यान को देखते हैं जो होती है मिस्टर गो के साथ। तो मिस्टर गो से ड्रिंक करने के लिए चलने को बोलते हैं, लेकिन न्यान मना कर देती है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मेरे साथ साथ बैठी रहना और फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने आऊंगा। घर ड्रॉप तो इतने नॉटी वे में बोलता है कि न्यान उसे पंच मारने वाली थी, लेकिन गो उसे पकड़ लेता है और वो लोग एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पर बाद में मिस्टर गो से पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी, तो न्यान हाँ बोलती है। फिर वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ऑफिस के बाद पिक कर सकता हूँ, तो फिर न्यान हाँ बोलती है। गो वापस से पूछता है क्या मैं तुम्हें रोज ऑफिस ड्रॉप करने आ सकता हूँ, तो न्यान हाँ बोलती है। फिर गो बोलने लगता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो यहाँ पर न्यान हाँ बोल देती है। और उसे रियलाइज होता है कि गो तो उसके साथ एक खेल रहा है, तो वो उसे पैरों पर मार देती है। जहाँ पर बाद में वो लोग घर पे जाने लगते हैं तो फिर न्यान अकेली होती है। दूसरी ओर से सोनियान होती है जो गुंडा को कहने लगती है कि पिंक ड्रेस में एक लड़की आएगी, उसे बहुत मारना और इतना मारना कि वो जिंदा तक ना बचे। यहाँ पर न्यान को लगता है कि कोई पीछे से आ रहा है, तो न्यान पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर मिस्टर गो होता है जो उसके लिए बुके लेकर आता है। न्यान को वो बुके बहुत पसंद आता है। गुंडे यहाँ पर सोचने लगते हैं कि उसने तो कहा तो बस एक लड़की रहेगी, लेकिन यहाँ पर तो लड़का भी है। तो उसका दूसरा फ्रेंड बोलने लगता है कि लड़का तो बहुत पतला लगता है, मुझे नहीं लगता वो हमसे फाइट कर पाएगा। जाते हैं और दोनों को पिट कर आते हैं। यहाँ पर वो लोग गए थे उन दोनों को पिटने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर गो उन दोनों की बैंड ही बजा देते हैं और उन दोनों को वहां से भगा देते हैं। मिस्टर गो मन में बोल रहे होते हैं कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है न्यान के घर के अंदर जाने का, और यहाँ पर वह ऐसा नाटक करता है जैसे उसके सर पे बहुत गहरी चोट लग गई हो और उसे चलने भी नहीं आ रहा हो। तो न्यान टेंशन के मारे उसे अपने घर लेकर चली जाती है। यहाँ पर बाद में जब न्यान मेडिसिन लेने जाती है तो फिर मिस्टर गो पूरे ठीक हो जाते हैं और असिस्टेंट को कॉल लगाकर पता करने के लिए बोलते हैं कि आखिर उन गुंडों को मुझ पर हमला और न्यान पर हमला करने के लिए किसने भेजा था। इतने में ही न्यान उसे देख लेती है और वो समझ जाती है कि मिस्टर गू तो बहाने मार रहे हैं और उसे कहने लगती है कि तुम इतने बड़े हो गए फिर भी बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हो, और यहाँ पर वो उसे टिकल करने लगती है। यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं सीनियान को जो घर पर बहुत ज्यादा पागल हो चुकी होती है और वो चीजें यहाँ वहाँ फोड़ने लगती है गुस्से में, और न्यूज देखकर तो वो और भी ज्यादा दिल मिला जाती है। साथ साथ में वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जैंग, जी और शीन होते हैं और डॉक्टर उन्हें बता रहे होते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को और सीनियान को फ्लू हो चुका है। सीनियान शायद से बच सकती है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स अब ओल्ड हो चुके हैं तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पर जैंग और शीन को समझ में आ जाता है कि उनका आखिरी उम्मीद और कोई नहीं बल्कि सोनियान ही है। तो फिर यहाँ पर वो लोग सोनियान से मिलने के लिए उसकी कंपनी में चले जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है कि क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है, लेकिन उनके पास अपॉइंटमेंट तो नहीं होता। तो फिर यहाँ पर वो उसे मना कर देती है। जी को गुस्सा आता है, वो कहने लगता है कि हम उसका रिलेटिव है। तो फिर यहाँ पर वो उसे लेकर ऊपर चली जाती है जहाँ पर जी की और न्यान की टक्कर हो जाती है और न्यान के हाथ से सारे सैंपल्स गिर जाते हैं। न्यान को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसके एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा होते हैं और वो जी पर चिल्लाने लगती है। जी यहाँ पर माफी मांगने लगता है, साथ साथ शीन भी। बाद में शीन उसे घर की सारी सिचुएशन बताती है। न्यान यहाँ पर बोलने लगती है तो उसमें मैं क्या करूँ, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरा और तुम्हारे पेरेंट्स का कोई रिलेशन नहीं है। जी उसे बोलने लगता है कि प्लीज ऐसा मत बोलो,
मैंने, मेरे बड़े भाई ने और मेरी बड़ी बहन, हम सब से तुमसे माफ़ी मांगा, क्योंकि पहले हमें नहीं पता था। हमें पता है कि हम जिम्मेदार हैं, लेकिन हम अपनी गलती को मानते हैं। लेकिन न्यान यहाँ पर उनकी एक बात भी नहीं सुनती। साथ ही साथ शीन उसे बो डाउन करके माफ़ी मांगने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं नील डाउन कर भी माफ़ी मांगूंगी। लेकिन यहाँ पर न्यान उसे बोलने लगती है कि याद है वो दिन जब जी तुम्हारी वजह से मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा था? वो ब्रेसलेट तुमने चुराया था, लेकिन नाम तुमने मुझ पर लगा दिया था, और मॉम ने मुझे 3 दिन तक दरवाजे के पीछे रख दिया था, ना पानी के ना खाना के। क्या तब तुम मेरी मदद करने आए थे? और आप शीन, आप तो तभी मेरे दरवाजे के बाहर भी खड़ी थी, लेकिन आप मुझे इग्नोर कर चली गई। तो अभी तुम दोनों मुझसे ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि मैं मॉम डैड को बचा कर रहूंगी? यहाँ पर इतने में ही आ जाता है मिस्टर गू, जो दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों मेरी कंपनी की प्रॉपर्टी में हो, और यहाँ पर आके तुमने सैंपल्स को गिरा दिया है। इस चीज को लेकर मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ। शीन यहाँ पर बोलने लगती कि ये बात मेरे और नियान के बीच में है और फैमिली मैटर चल रहा है, लेकिन गू उसे याद दिलाता है कि तुम कंपनी में खड़ी हो, ना ही तुम्हारे घर पर। और तो और इसने पहले से ही कह दिया है कि इसने तुम्हारी फैमिली के साथ सारा रिलेशन खत्म कर दी है, और तुम लोग अब इसकी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। और यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाता है और उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है, जहाँ पर नियान मिस्टर गू को टांग के बोलती है और मन में बोलने लगती है कि जब जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं, भले वो पास्ट लाइफ में हो या अभी प्रेजेंट लाइफ में, मिस्टर गू ने हमेशा मेरा साथ दिया है। यहाँ पर शीन और जी चले जाते हैं उनके पेरेंट्स को मिलने के लिए, जहाँ पर सीनियर उन्हें पानी दे रही थी। यहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है, हम बीमार है, ये भी बीमार है, फिर भी ये हमारी सेवा करने में लगी हुई है। यहाँ पर वो लोग पूछने लगती क्या सोनियन हमसे मिलने के लिए आई, लेकिन शीन उन्हें कहने लगती कि नहीं, वो काम के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी है। यहाँ पर उसके डैड समझ कर तो लेते हैं, लेकिन उसकी मॉम बोलने लगती है कि काम में बिजी, बस वो खाली बहाने मार रही है, उसे यहाँ पर हमें मिलने नहीं आना है, क्योंकि उसे पैसे देने जो पड़ेंगे ना पूरे हॉस्पिटल के, इसलिए वो यहाँ से आने के लिए मना कर रही है। शीन उन्हें कहने लगती कि ऐसी बात नहीं है, हर बात पे आप उसे बुरा भला क्यों बोलने लगते हो, एक बार कभी उसके साइड से भी सोच कर देखो। और उसकी मम बोलने लगती है उसके साइड से सोच कर देखो, मैं कभी भी उसे अपनी बेटी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। मैंने तो सबसे बड़ी गलती की है उसे ऑर्फनेज से उठाकर, मुझे उसे घर पर कभी लाना ही नहीं चाहिए था। जब से उसने घर में कदम रखा है, सारी की सारी चीजें बुरी होने लगी है। यहाँ पर शीन उसे बहुत समझाई जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। लेकिन यहाँ पर उसके डैड बोलने लगते हैं कि नियान का हमारे घर पर आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो आएगी तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन बढ़ जाएगी, और तो यहाँ पर हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम नियान को वापस लाती है तो उसे कह दो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी और एसेट उसके नाम पर करने के लिए राजी हूँ। यहाँ पर ये बात सुनकर सी नियान तो शॉक हो जाती है और मन में बोलने लगती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। साथ साथ उसकी मॉम इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, लेकिन उसके डैड बोलने लगते हैं कि तुम चुप रहो, वह हमारी फैमिली में आ जाएगी, वही हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर दूसरे वो लोग मीटिंग में होते हैं, जहाँ पर नियान वो मेडिसिन का प्राइस कम कर देती है, तो फिर सभी लोग झगड़ने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो नियान को अपने दिन याद आने लगते हैं जहाँ पर वो मेडिसिन एक्सपेंसिव होते हैं उसके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, जिस वजह से उसने इस मेडिसिन को लेना बंद कर दिया था। यहाँ पर फिर वो सभी को समझाने लगती है, और इसके समझाने के तरीके से सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और इसकी बात पर अग्री कर देते हैं। दूसरा वो वहाँ से जा रही होती है तो उसकी सिस्टर आ जाती है, तो उसे कहने लगती है कि डैड तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। वो एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जहाँ पर वो तुम्हें अपनी बेटी अनाउंस करेंगे, साथ ही साथ अपने प्रॉपर्टी और एसेट तुम्हारे नाम कर देंगे। यहाँ पर नियान मन में सोचने लगती है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसे हाँ बोल देती है। फिर यहाँ से वो चली जाती है। दूसरा यहाँ पर नियान और मिसगू आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग नियान और मिसगू की तारीफ करने लगते हैं, तो उन्हें लंगी लग रहा है कि कहीं ये हमारे मिस्टर जैंग की बेटी तो नहीं। और तो यहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि इनकी एक और बेटी थी जिन्हें इन्होंने ऑर्फनेज से उठाया था, तो इन्हें लगने लगता है कि सूनियान इनकी रियल बेटी है और सीनियान इनकी अडॉप्टेड बेटी है। और ये सारी चीजें सीनियान ऊपर से सुन रही थी, जहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि मिस्टर गैंग की रियल बेटी के पास इतनी नॉलेज हो सकती है, अडॉप्टेड के पास में कहाँ इतना बुद्धि होगा। फिर यहाँ पर सीनियन ठान लेती है कि वो सोनियान से तो बदला लेकर ही रहेगी। यहाँ पर बाद में वो अपनी मम्मा को वार्निंग दे देती है कि अगर बेटी ने तुम्हारी कुछ भी मेरे साथ करने की कोशिश की तो मैं अभी बता रही हूँ कि वो सीधा जेल के पीछे चली जाएगी। यहाँ पर उसकी मॉम का गुस्सा आता है, जहाँ पर शीना से काम डाउन करती है और इस इवेंट में अच्छे से स्माइल करते हुए रहने के लिए बोलती है। यहाँ पर नियान के ड्रेस में कुछ गिर जाता है तो वो चेंज करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर सीढ़ियों पर उसे
सीनियान मिल जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आई हो। तो सूनियान बोलने लगती है कि टेंशन मत लो, ये आखिरी बार मैं इस घर में खड़ी हो रही हूँ, इसके बाद तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पर सीनियान सूनियान को ही सुनाने लगती है और तो और वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती है, जहाँ पर वो रोते हुए सभी को बोलने लगती है कि पता नहीं, मैंने तो मेरी सिस्टर को कुछ नहीं बोला, फिर भी न जाने क्यों उसने मुझे धक्का दे दिया। यहाँ पर जी बोलने लगता है कि क्या सच में निया ने तुम्हें धक्का दिया या फिर तुम खुद ब खुद गिर गए। यहाँ पर सीनियन मन में सोचने लगती है कि पहले तो ये मुझ पर भरोसा किया करता था, न जाने अब इसे मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं है। और यहाँ पर बोलने लगती कि नहीं नहीं, शायद मैं खुद से ही गिर गिर रहूंगी। और यहाँ पर सभी लोग सोनियान की बुराई करने लगते कि बेचारी अडॉप्टिव बेटी को कैसे गिरा सकती है, ना उसके पास रियल मॉम डैड है, ना कोई प्रॉपर्टी और ना ही कुछ खाने पीने की जगह। और यहाँ पर नियान आगे बढ़ती है और बढ़ते ही वो उसे थप्पड़ मार कर बोलने लगती है कि ठीक है, अगर मैंने तुम्हें गिराया तो क्या हो गया, मैं 100 बार तुम्हें गिराने के लिए रेडी हूँ, तब तो ये चीज रियल हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मॉम डैड मुझे कुछ बोल नहीं सकते? उनका मुंह फिलहाल इसलिए बंद है क्योंकि मेरी पोजीशन बहुत है, वरना वो लोग तो मुझे मार पीट कर मार ही डालते इस वजह से। और तुम झूठ बोलना कब बंद करोगी? खुद ब खुद नीचे गिरी और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अगर मैं सचमुच धक्का मारने वाली होती तो इतना जोर से मारती कि तुम जिंदा भी नहीं बचती। ये बात सुनकर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है, तो उसकी मॉम नियान पर चिल्लाने लगती है, जहाँ पर उसके डैड उसकी मॉम को बोलते हैं कि चिल्लाया मत करो और उसकी मॉम को थप्पड़ मार देते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर मामे नियान यहाँ पे बोलने लगती है कि मुझे बनना ही नहीं है इस फैमिली की बेटी, और यहाँ पर वो सभी के सामने सारी सच्चाई बता देती है और साथ साथ बोलने लगती है कि इवेंट इसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि मैं यहाँ पर मेरी फैमिली के साथ में लीगली रिश्ता तोड़ दूं, क्योंकि ये कभी मेरी फैमिली रही ही नहीं है। सारे एग्रीमेंट्स और पेपर रेडी है, मुझे बस उन पर साइन करना है। यहाँ पर नियान बोलने लगती है कि मॉम, क्या आपको चाहिए कि मैं आपके सारे राज खोल दूं? मैं ही आपकी रियल बेटी हूँ। आपको लगता है कि आप लोग ने मुझे ऑर्फनेज से उठाया, लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि मैं किसी और की बेटी हूँ, यानी कि आप मेरी मम्मा और मेरा फादर कोई और है। यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। फिर यहाँ पर मिस्टर गु वीडियो प्ले करने लगते हैं जिस दिन उसकी मॉम उसे ऑर्फनेज के बाहर छोड़कर चली गई थी। यहाँ पर उसकी मॉम तो पागल की तरह बातें करने लगती है और सबको समझ आ जाता है कि वो एक साइको है, और यहाँ पर वो सारी चीजें कन्फेस कर देती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो मिस्टर गो से वो वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाने लगते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन पुलिस बहुत कुछ बिगाड़ लेगी, जाकर पुलिस को ये सारे एक्सप्लेनेशन देना। यहाँ पर बाद में वो उससे माफी मांगने लगते हैं, जहाँ पर वो अपने डैड को वो एग्रीमेंट साइन करने के लिए दे देती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि सोनियान और उसके डैड का या फिर किसी भी फैमिली मेंबर का अब लीगली कोई भी रिश्ता नहीं बचता। उसका डैड बोलने लगता कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। सोनियान उसे कहने लगते कि हाँ फादर, किस नाम के फादर हो तुम? खाली टैग दे दिया है, तुमने आज तक मेरी कोई हेल्प नहीं की है और हर बार अपनी बेटी सीनियन का साथ दिया और अपनी वाइफ का कभी भी एक बार मेरी साइड सुनने की कोशिश नहीं की है। और यहाँ पर वो साइन करवा कर वहां से निकल जाती है, जहाँ पर उसके डैड को तो हाथ में स्ट्रोक आने लगता है और वो घबरा जाते हैं। यहाँ पर दूसरी ओर सीनियन एक एजेंट से मिलती है, जहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि मुझे सोनियन के सारे कैंसर वाले सिस्टम का सीक्रेट प्रोजेक्ट चाहिए, और वो उसे बहुत हायर पैसे ऑफर करती है, जहाँ पर वो एजेंट जाकर उसके लिए वो सारे प्रोजेक्ट के प्रूफ ला देता है। यहाँ पर दूसरा हम उसकी मम्मा को देखते हैं, जो बहुत दिल मिलाई हुई होती है, और तो वो गुस्से में आकर वो वास फेंक कर वो टीवी भी फोड़ देती है। यहाँ पर उसके शीन जैंग और जी समझ जाते हैं कि उसकी मॉम तो पागल ही हो गई है, तो वो लोग उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी और उसकी मॉम जा रही होती है, तो फिर सीनियन वो डॉक्यूमेंट छुपा लेती है और उसकी मॉम उसे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए बोलती है। सीनियन को लग रहा था कि उसकी मॉम उस पर बहुत चिल्लाएगी, लेकिन उसकी मॉम तो उस पर बहुत प्राउड फील करती है और यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर वो लोग लाइव कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं, जहाँ पर जैंग, जी और शीने सारी चीजें देख रही थी, और वो लोग ये चीज को रोक भी नहीं पा रहे थे क्योंकि ये सारी चीजें लाइव चल रही थी। यहाँ पर बाद में उसकी मॉम बताने लगती कि मेरी बेटी ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। फिर यहाँ पर वो लोग अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही काम करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग सभी को ऑर्डर्स देते हैं। उनके एजेंट उन्हें कहते तो है कि ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि यही फॉर्मूला है, इस पे ही वर्क करो, इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं सकती। उसके डैड वहाँ पर आ जाता है, जिन्हें थोड़ा बहुत शक जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। यहाँ पर दूसरा उनकी कंपनी के वर्कर्स
वर्कर्स और एम्प्लॉयज इस फॉर्मूला पर वर्क करना चालू कर देते हैं, जहाँ पर वो लोग सारे मेडिसिन प्रिपेयर कर लेते हैं। और तो और उसकी मॉम की कंपनी कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है, क्योंकि अभी तक गू की कंपनी भी इस फॉर्मूले को निकाला हुआ नहीं था, क्योंकि वो लोग कैसे निकालेंगे, उन लोगों ने तो सोनियान का प्रोजेक्ट ही छीन लिया है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो इवेंट होता है उनकी कंपनी 1 मिलियन हिट कर चुकी होती है इसके लिए। और यहाँ पर उन लोगों ने नियान को और मिस्टर गू को भी बुलाया हुआ था। यहाँ पर नियान बोलने लगती कि कोई बात नहीं, कुछ देर में सब कुछ बाहर आ जाएगा। ये सुनकर सीनन डर जाती है, लेकिन यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाता है जहाँ पे सीनन अपना स्पीच देने के लिए चली जाती है। फिर उसके बाद में वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन्हें कहने लगते कि आपकी दवाई की वजह से 4 जनों की जान चली गई, और धीरे धीरे करके ये जान जाने वाली रिपोर्ट्स बढ़ती जा रही है। यहाँ पर वो लोग घबरा जाते हैं, जहाँ पर उसके भाई जैंग और जी सारा दोष सीनियन पर डालने लगते हैं। यहाँ पर सीनियन घबरा जाती है और कहने लगते कि मेरा फॉर्मूला ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मिस्टर को बोलने लगते कि क्यों, मैंने कहा था ना कुछ देर में पता चल जाएगा। और तो यहाँ पर उसकी मॉम भी घबरा जाती है, जहाँ पर वो लोग चीज़ें बताने लगते हैं कि कुछ ही देर में पुलिस आ जाएगी और तुम सबको गिरफ्तार कर लेगी, और तुमने इतना बड़ा फ्रॉड जो किया है लोगों को गलत दवा देकर, तो तुम्हें शायद उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। यहाँ पे सीनियन तिलमिला जाती है, और तो यहाँ पर वो सारा दोष सोनियन पर डाल देती है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर सीनियन बोलने लगती है कि मेरा फॉर्मूला नहीं था, वो सोनियन का फॉर्मूला था, मैंने इसके बनाए हुए फॉर्मूले से ये सारी मेडिसिन बनाई थी, तो इसे जेल जाना चाहिए ना कि मुझे। यहाँ पर बाद में मिस्टर गू बोलने लगता है कि नहीं, उसका फॉर्मूला नहीं था, ये तो तुमने बनाया था, तुमने ही सभी के सामने कन्फेस किया था ना। यहाँ पर फिर सीनियन एक एक करके बताने लगती है कि किस तरीके से उसने एजेंट को हायर किया था और वो फॉर्मूला चलाया था। और यहाँ पर सभी के सामने सच्चाई आ जाती है, जहाँ पे सीनियन को शांति मिलती है कि अब उसे पुलिस नहीं लेकर जाएगी बल्कि सोनियन को लेकर जाएगी, क्योंकि वो मेडिसिन उसके फॉर्मूले से बनी थी। लेकिन यहाँ पर सीनियन को पता नहीं होता कि ये सारी चाल में सग्गू और सोनियन की होती है, क्योंकि वो लोगों को सच्चाई पता थी, और ये भी पता था कि सीनियन इतनी आसानी से वो सच्चाई नहीं उगलने वाली, इसके लिए उन्होंने ये सारी चाल चली। इतने में यहाँ पर पुलिस आती है, जो उन्हें सारी चीज़ें बता देती है कि आपको फ्रॉड केस में अंदर किया जाता है। यहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्लेन करने लगती है, तो मिस्टर गू और नियान हंसकर बोलने लगती कि लगता है तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया है। और यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि ये सारी चाल मिस्टर गू और नियान की थी। फिर बाद में उसकी मॉम और सीनियन को वहाँ से पुलिस लेकर चली जाती है। फिर दूसरे यहाँ पर जैंग जी और शीन चले आते हैं नियान से माफ़ी मांगने के लिए, और कहने लगते कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पर नियान बोलने लगती कि नहीं, मैं तुम सभी को कभी नहीं माफ़ कर सकती। तो यहाँ पर शीन जैंग जी बोलने लगते कि तुम जो प्राइस बोलोगी हम तुम्हें पे करने के लिए रेडी है, और यहाँ पर वो उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट बोल देती है। यहाँ पर जी बोलने लगता है कि हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, तुम्हें पता ही है ना, और तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। नियान कहने लगते तुम्हारी फैमिली नहीं, मेरी सिर्फ एक ही फैमिली है और वो है ये। और यहाँ पर वो मिस्टर गू का हाथ पकड़ के बताने लगती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरा हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जो अपनी मम्मा से मिलने आई होती है जेल में, और तो और उसे वो डायरी भी देती है। यहाँ पर उसकी मम्मा उस डायरी को पढ़ते ही रोने लगती है, और उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है। फिर बाद में वो न्यूज़ में उसकी बेटी नियान और मिस्टर गू की शादी के अनाउंसमेंट के बारे में सुनती है, जहाँ पर उनकी ग्रैंड वेडिंग एक बड़े से होटल में हो रही होती है। यहाँ पर वो वेडिंग वाली चीज़ सुनते सुनते ही रोने लगती है और बहुत रिग्रेट करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।